एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भूगोल को पढ़ेंगे और झारखंड के भूगोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंचाई व्यवस्था और नदी घाटी परियोजना। जितने भी नदी घाटी परियोजना है इसको भी देखेंगे और कौन कौन सा सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर है, कितने सिंचाई व्यवस्था है, उन सभी को यहाँ पर हम लोग जानेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 को यदि आप नहीं देखें तो जाकर इसको आप देखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पार्ट 2 को आप नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट 3 को आप देखें। ये वीडियो खास करके उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनका जो परीक्षा है ये मात्र 1 महीने से कम का ही समय बचा हुआ है, तो आप इसको क्विक रिवीजन के लिए रखें। बाकी जेएसएससी के जो स्टूडेंट है इसको आप रेगुलर देखें, नोट्स बनाएं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात और कह दूँ कि जेएसएससी के लिए खुशखबरी है जो हम लोग देंगे वीडियो के एंड में, तो बने रहें पूरे वीडियो में और देखें झारखंड में सिंचाई के साधन क्या क्या है। झारखंड, ये है झारखंड की भूमि। ये आप देख रहे हैं, ये है पठारी भाग, पूरा का पूरा पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पर जो वर्षा होती है ये ज़मीन जो है ये इसको रख नहीं पाता है। क्यों नहीं रख पाता है? क्योंकि इतना यहाँ पर ड्रेन सिस्टम है, मतलब इतना यहाँ पर घाटी है, ये इतना इलाका पहाड़ी है कि सारा पानी बह जाता है। कैसे बहता है ये मैं बताता हूँ। इधर भी पहाड़ है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, ये पूरा, ये भी पहाड़ी एरिया है, ये भी आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा। ये थोड़ा सा ये जो एरिया है यही जरा सा है, उसके बाद ये। अब पूरा झारखंड छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है, तो थोड़ा सा में क्या होगा, पूरा राज्य को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक बात ये हो गया कि पूरा राज्य है पहाड़ी एरिया, पठार पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी वर्षा होती है इस साइड में, तो ये वर्षा का पानी निकल जाता है बिहार की ओर और बिहार इसको लेके चल जाता है गंगा में और गंगा ऑल द वे इस तरीके से बहते हुए चल जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब इधर जो बहती है नदियाँ, तो यहाँ से भी बहुत सारी ऐसी नदियाँ निकलती हैं। अजय है, पत्रो है, मयूराक्षी है, ये सारी जो नदियां हैं यहाँ पर इस तरीके से इस भाग का पानी लेके चली आती है। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से निकलती है दामोदर, दामोदर भी पानी को बहा देता है। इसके बाद निकलता है बराकर नदी, तो ये आकर दामोदर में सड़ जाता है। इसके बाद जो पानी है मतलब ये निकल के और बाहर लेके चला जाता है इन सभी को। इधर से बहती है कोयल नदी और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर समझें कि ये जो भाग है ये पूरा का पूरा कैसा भाग है, तो पहाड़ी भाग है और यहाँ पर जब भी वर्षा होती है तो पानी ज़मीन रख नहीं पाता है, ये बह जाता है या फिर ज़मीन के अंदर चला जाता है, खेतों में नहीं रुकता है, खेतों में बहुत कम समय के लिए रुकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कृषि होती है, ये जो कृषि है ये मानसून पर आधारित है। मानसून पर किस तरीके से आधारित है? जितना वर्षा होगा उतना अच्छा यहाँ पर कृषि होगी और यदि मानसून खराब रहा तो कृषि गया चौपट, मतलब कृषि चौपट हो जाता है पूरा। कैसे होता है अब बताते हैं। मानसून, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानसून आया, पानी पड़ा और वर्षा होने के बाद यहाँ से पानी निकल गया बाहर। ये यदि ज़मीन रखती तो यहाँ पर पानी रहता हमेशा और खेती एकदम फल फूल के जैसा होता, जैसे बिहार में होता है, जैसे यूपी में होता है या फिर पश्चिम बंगाल के इस एरिया में बर्दवान वगैरह में होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन वैसा बात नहीं है, यहाँ भी होता है खेती। अब ये जो है ये कैसे होता है? मानसून जितना देर तक रहेगा झारखंड में कृषि उतना ही अच्छा होगा, मतलब कि यहाँ पर खेती उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो मानसून है क्या ठीक ठाक रहता है हर एक साल जिस तरीके से रहता है आज से 10 साल पहले जैसे था, क्या उसी के जैसा अभी भी मानसून है? तो अभी मानसून का जो सीज़न है ये चल ही रहा है, तो देख ही रहे हैं हालत कैसा है। तो यहाँ पर मानसून अनिश्चित है, मतलब कभी बहुत अच्छा रहा, हाई क्वालिटी का रहा, फिर मीडियम में आ गया, कभी लो में चला गया। लो में तो एकदम ख़त्म हो गया। मीडियम में क्या होता है कि आपको आधा साथ देने वाला है कृषि में, उसके बाद आधे में पानी पड़ेगा ही नहीं, तो आपको सिंचाई करने की यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी। अब हाई में तो इसमें तो सिंचाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वर्षा ही बहुत हो जाती है। लेकिन मीडियम में आपको सिंचाई चाहिए। तो झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहरें नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये गड्ढे में है एरिया, मतलब ये निचला भाग है, यहाँ से ये ऊपर का भाग है, मान लो ये 300 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ से मैं कैनाल लेके जाऊँ
तो कितना खर्चा पड़ेगा आप सोच के देखो। मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ, ये ऐसे एरिया है, फिर ऐसे उठ गया एरिया, फिर ऐसे चला जा रहा है एरिया, कोई यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ से बांध मैंने बनाया इतना ऊंचा, अब इस पानी को लेके जाना है इस एरिया में, तो आपको तो लेवल में ज़मीन को काटना पड़ेगा, नहर निकालना पड़ेगा। तो आप समझें कि आपको कितना लागत लगने वाला है। मतलब आपको इतना डीप गड्ढा करना होगा, उसके बाद इस पानी को आपको भेजना होगा। तो बहुत सारा यहाँ पर परियोजना जो है ये लंबी लंबी नहीं है, छोटी छोटी है, लेकिन परियोजनाएं हैं, ऐसी सिंचाई व्यवस्था की गई है। तो उन्हीं सभी को यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो राज्य में कुल जो कृषि का जो भूमि है वो करीब 30% है, 30 लाख हेक्टेयर है, 30% नहीं 30 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 26% ऐसे भाग हैं जो सिंचित है, जो खुद से उसमें मतलब सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो सिंचित भाग है उसमें से जो 58% ऐसे भाग हैं जिसको कि सतही, मतलब जो ज़मीन पर पानी है, ज़मीन के ऊपर नदी नाले से जो पानी होते हैं, तालाबों में जो पानी होते हैं, उन सभी से इन सभी को सींचा जाता है यदि मीडियम में वर्षा हुआ तो। लेकिन 47% अप्रॉक्स 50% जो ऐसे ज़मीन है जिसको भूमिगत जल से यहाँ पर सिंचित करना पड़ता है, मतलब बोरवेल। आप यहाँ पर गड्ढा करें लंबा, यहाँ पर नलकूप लगाएं, हेडपंप लगाएं, बोरिंग करवाएं, यहाँ से सेक्शन डालें, मशीन पंप लगा के पानी को बाहर निकाल के, मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी है उसको बाहर निकाल के आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो ये सारा यहाँ पर चीज़ देखा जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर खेती होती है। अब कौन सा जिला कैसा है और किसको कितना ज़्यादा ज़रूरत है पानी का, सिंचाई का, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में 4 ऐसे ज़िले हैं, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और गुमला। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सिंचाई की। इससे जो कम जिसको आवश्यकता है वो कौन कौन सा है, वो है रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और देवघर। ये ऐसे 4 ज़िले हैं जिसको मतलब कि इससे थोड़ा कम, मतलब ये 100% पर हैं तो ये 80% पर हैं, तो इसको भी सिंचाई की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इससे कम किसको होता है, तो इसको होता है पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और गिरिडीह। ये सारे जो ज़िले हैं इसको इससे भी कम अप्रॉक्स 50 के आसपास इसको आप रख सकते हैं, कम मैं दर्शा रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर मध्यम आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है धनबाद। धनबाद में उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, ये लोग बिना पानी के भी काम चलाते हैं, मतलब वर्षा से मेरा तात्पर्य है। ये कैसे, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इन्हीं सभी ज़िलों से होकर बहती है, वैसे देवघर में भी बहती है, इन सभी ज़िलों से भी निकलती है, लेकिन प्लेन एरिया होने के कारण और पहाड़ी एरिया है तो पानी टिक नहीं पाता है, सारे बह जाते हैं। तो यहाँ पर धनबाद, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम जो है, इनको सबसे कम आवश्यकता पड़ती है किसकी, तो सिंचाई की। अब सिंचाई के अलग अलग व्यवस्था भी है, उसको हम लोग भी देखेंगे, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007-12 के बीच में चला, इसके अंत तक झारखंड राज्य में कुल 7.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा सकी है, जो कि कुल सिंचाई जो क्षमता है इसका मात्र 31, आप नहीं 32 इसको करें, 32% है। जितनी भी ज़मीन है सिंचाई योग्य उसका मात्र 32 ही % यहाँ पर सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जा चुका है या फिर हो चुका है। इस तरीके से इसमें जो सबसे बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजना है इसका योगदान मात्र 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने की है, लेकिन इसके ठीक उल्टा आप लघु सिंचाई परियोजना को देखेंगे तो ये करीब 5.5 लाख हेक्टेयर को ये सिंचित करता है, जो कि 32% है। आप देखें ये 32 नहीं 32.5 है, तो आप 32 रखें, और ये मात्र 9% है। तो योगदान जो है किसका कितना ज़्यादा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब राज्य में जो सिंचाई होती है वो निम्नलिखित रूप से यहाँ पर किया जाता है। साधन जो है वो बहुत प्रकार के हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला साधन है कुआं। कुआं आप लोग सभी जान ही रहे होंगे, गड्ढा किया जाता है, लंबा बेलनाकार गड्ढे होते हैं जिसमें कि स्रावित रूप से इसमें पानी जमा होता है, और इसी पानी को निकाल कर मतलब कि जो पंप वगैरह होते हैं यहाँ से निकाल कर पानी से को खेत में पहुँचाया जाता है।
तो ये सबसे पुराना सिंचाई का साधन है और प्रचलित भी है। लेकिन कुओं से जो सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है गुमला में। गुमला जो है ये पहले नंबर पर है कुओं से सिंचाई करने में। झारखंड का जो सिंचाई है वो कूप निर्माण में पूरे देश में तीसरा स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। कूप मतलब कि बोरवेल वगैरह जो हो गया, यहाँ पर जो झारखंड का स्थान है ये है थर्ड नंबर पे। फर्स्ट पर है एमपी और सेकंड पर है महाराष्ट्र। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर पर किसने किसने यूपी सोचा था। यूपी नहीं होगा, एमपी होगा। सबसे पहले नंबर पर एमपी है, इसके बाद महाराष्ट्र है। एमपी इसलिए नहीं लगता है, एमपी यूपी क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप ट्रेन के माध्यम से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हो, मतलब नॉर्दर्न रीजन में यदि आप जा रहे हो, कुछ भारत का नक्शा इस तरीके से है, तो आप इस कोने से जब इधर जा रहे हो तो आपको पार करना होगा यूपी। यूपी में बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है और यहाँ पर जितने भी खेत हैं आपको हर 100 फीट पर या फिर 50 फीट पर, आपको 200 फीट पर हर एक खेत में आपको नलकूप वगैरह मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए यूपी जो है वो दिमाग में छपा हुआ रहता है, एमपी नहीं रहता। लेकिन इसका जो उत्तर होगा सही ये होगा मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कौन है, तो अपना झारखंड है। रैंक देखते हैं, जो कुएं से खेती होती है या फिर नलकूप से है ये जो खेती होती है वो कैसे होती है। तो गुमला है पहले नंबर पर, जैसे कि आपको बताया यहाँ पर 82% जो हिस्सा है ये इस तरीके से खेती की जाती है। इसके बाद नंबर आता है गिरिडीह का, इसके बाद आता है रांची, इसके बाद आता है धनबाद, हजारीबाग, उसके बाद सिंहभूम। सिंहभूम में सबसे कम होता है नलकूप से खेती। इसके बाद आता है बोरवेल, जो कि बोरवेल है, ये तो हम लोगों ने कुआं पढ़ा। इसके बाद है बोरवेल। बोरवेल से कहाँ पर किस तरीके का खेती होता है, देखो ये जो बोरवेल है ना, नलकूप, ये ज़मीन को खोखला बना दे रही है। आगे आने वाले जो समय है जिसको हम लोग कहते हैं कि जल आपूर्ति का जो संकट है ये नज़दीक है, इसका श्रेय सिर्फ इसी को जाता है। जितना घर है धरती पर सभी में एक आपको बोरिंग मिलेगा, मतलब आपको गड्ढे मिलेंगे, वहाँ पर जेट पंप लगे हैं, सभी कोई पानी खर्चे कर रहे हैं। तो इस कारण से जो पानी का जो मोल है ये बहुत जल्दी मनुष्यों को पता चल जाएगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि झारखंड में नलकूप का जो विकास है ये सीमित रूप में है, जिसका मुख्य कारण है क्षेत्र में चट्टान। क्षेत्र में चट्टान जो है ये काफ़ी ज़्यादा कठोर है, इसलिए अब ये सभी जगह पर नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, इस एरिया में जो बोरवेल है ये ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हाई है। इस एरिया में जो बोरवेल है ये भी आपको हाई लेवल पर मिलेगा। लेकिन ये जो बाकी एरिया बच गया इसमें आपको इतना बोरवेल मिलेगा नहीं, क्योंकि 50 फीट तक गड्ढे किए, मतलब पाइप को, रड को घुसाया गया। अब क्या हुआ कि चट्टान इतना कठोर है कि वो उसको काट ही नहीं पा रहा, और कितना देर तक इसको काटेगा चट्टान में पानी कहाँ से आएगा। तो इस कारण से ये जो नलकूप है यहाँ पर ख़राब हो जाता है और इसका रेशियो बड़ा कम रह जाता है। रैंक देखें तो सबसे सर्वाधिक जो सिंचाई होती है नलकूप से वो होता है लोहरदगा ज़िले में, और सबसे कम होता है देवघर ज़िले में। तो आप यहाँ पर देखें लोहरदगा जो है ये 32.6 है, मतलब 32.5% है, और देवघर मात्र है 4%। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे आता है तालाब। तालाब तो खैर तालाब है, ओपन है, वर्षा होगी पानी जमा होगा उसी से सिंचाई करेंगे। तो इसमें रैंक जो है ये देवघर जो है ये सबसे अधिक सिंचाई में आता है, और सबसे कम होता है गोड्डा। गोड्डा क्यों, क्योंकि जो झारखंड है ये इस प्रकार से मैप है, ठीक है। तो ये जो कोना है झारखंड, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है गोड्डा। गोड्डा से जो राजमहल ट्रैप है ये गुजरता है। तो राजमहल ट्रैप की जो ढलान है ये गोड्डा पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रुक नहीं पाता है, इसलिए तालाब के कारण, तालाब जो है यहाँ से इसी से सिंचाई होता है। तो तालाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है वो है देवघर, इसके बाद धनबाद, साहिबगंज, दुमका, उसके बाद गोड्डा। तो गोड्डा सबसे कम है, और जो देवघर है ये
सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है यहाँ पर तालाब से। इसके बाद आता है नहर। नहर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्य की जो भौतिक बनावट है, यहाँ पर नहरों को बहुत ज़्यादा मतलब सफलता नहीं प्राप्त हुई है। ये ज़मीन उतना उपयुक्त नहीं है कि नदियों से नहरों को निकाल कर दूसरे जगह तक ले के जाया जा सके। ये इसलिए क्योंकि नदियाँ बहती है नीचे और प्लेन एरिया है नहीं, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। उसके बाद प्लेन हो जाता। अब नदी यहाँ बह रही है तो आप यहाँ से नहर लेके चले जाइए। कैसे लेके जाइएगा? मान लीजिए इतना ऊंचा मैंने डैम भी बना दिया, पानी तो यहीं तक जमा होगा और पानी को चाहिए अपना लेवल, ये अपना लेवल में ही जाएगा। मान लो यहाँ से आपने छोड़ दिया पानी को, ठीक है, यहाँ से आपने छोड़ दिया पानी को, इस गड्ढे में आके भर गया, चलो इसको भी हम लोग भर देते हैं। अब यहाँ से आपको इस जगह पर लेके जाना है पानी, तो आप सोचो कि आपको कितना लागत लगने वाला है यहाँ से इस तरीके से नहर ले जाने में। समझ रहे हो? ये पूरा का जो पूरा गुंबद है ये आपको हटाना पड़ेगा, जो मिट्टी का ढेर है। और ये इतना ही नहीं था, पूरा झारखंड इसी तरीके से है। इसलिए नहरें बहुत लंबी लंबी नहीं है, छोटी छोटी हैं। छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिससे नहरें निकाली गई है, सिंचाई व्यवस्था की गई है, लेकिन उतना नहीं जैसे कि आप राजस्थान में देखते हो, जैसे कि आप अलग अलग एरियाज़ में देखते हो, उस तरीके का नहीं है। तो यहाँ पर है कैसे? वर्तमान में राज्य में कुल जो सिंचित क्षेत्र है उसका मात्र 7.7, ठीक है, 7.7 लाख हेक्टेयर जो है, इसमें 18% भाग ही नहरों से सिंचाई की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो भूमि है वो है सिंहभूम का क्षेत्र, और इसके बाद आता है सरायकेला खरसावां। आप यहाँ पर देख सकते हैं रैंक 1 पर है सिंहभूम, उसके बाद जो दूसरा है ये है सरायकेला खरसावां। ये दो जिले हैं जहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं राज्य की नदी घाटी परियोजना। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एकदम डेफिनेटली, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें। राज्य की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है। जैसे कि सबको मालूम है कि सभी लोग कृषि करते हैं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, पीक पर है। सरकार से ऐसा ही उम्मीद लगाया जा रहा है कि जल्दी से कुछ कर दे, टीचर की बहाली ले ले, फिर से JTET ले ले, फिर से JSSC का एग्ज़ाम ले ले। इवन मैं कहूँ 2016 में हुआ था JPSC का एग्ज़ाम, ठीक है, निकला कितना सीट? फिर से 2016 में हुआ JPSC का एग्ज़ाम, और फिर से हुआ कब? 2021 में। कितने साल गुजर गए? 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, 19 गुजर गया और 20 गुजर गया। ये 4 साल गुजर गए। 4 साल में 4 बार JPSC एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुए नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें केस चल गया। 21 में निकला है और 2 JPSC को एक बार निकाला गया, ठीक है, 2 JPSC को निकाला गया। 4 साल को कंबाइंड करके सीट कितना दिया गया? तो शायद 250 के आसपास सीट है। मुझे कमेंट करें कि सीट कितना है। जिसमें सबसे स्थिति खराब है SC ST का। SC मात्र है 22 सीट पूरे झारखंड में, और ST तो इससे भी खराब है। अब बताएं कि ये मान लो 22 सीट है या फिर ये 250 सीट ही है। 4 साल में सीटों की संख्या 250, मतलब 250 के आसपास। तो 4 साल से इसको भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, हर साल कितने कितने सीट निकले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड की स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट में कितना आगे है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और नौकरी करें, हम जैसे टीचरों को पढ़ाने का मौका दें। तो राज्य में अब हम लोग पढ़ते हैं नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर जो मैंने बताया कि राज्य में कृषि जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ राज्य में औद्योगिकीकरण की जो क्रिया है ये भी बहुत ज़्यादा तीव्र रूप से संपन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप भी यहीं है जमशेदपुर सिंहभूम में। तो इस तरीके का यहाँ पर बहुत चीज़ है। ऊपर से कोयला खदानें भी हैं, धनबाद जैसा क्षेत्र, धनबाद झरिया ऐसे क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ तक कि देवघर में भी आपको कुछ कोयला खदानें मिलेंगी, जामताड़ा में भी मिलेगा। तो ये सारे एरिया हैं। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। सही बात है। यदि आप राज्य में बिजली की आपूर्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब बिजली 24 घंटे
7x24 रखना चाहते हैं तो आपको अपनी परियोजना चालू करनी होगी। आपको अपना मतलब बिजली बनाना होगा और यहाँ से पब्लिक को देना होगा। इसके लिए आपको परियोजनाएं चाहिए। तो इन सभी के लिए जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। राज्य में जल संसाधन के उपयोग के प्रयास जो है वो आज़ादी के बाद से ही चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये जो है ये आज़ादी के बाद पहला था। इसके बाद इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। इस प्रयास के क्रम में अनेक बड़े, मध्यम, लघु जो हैं ये सारे नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया है। राज्य में नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, बिजली बनाना। दूसरा जो है ये है औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करना। सिंचाई का विस्तार करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन बहुत ज़्यादा उस तरीके का नहीं है कि सिंचाई हो सके। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण क्यों? क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा है और बिहार में बाढ़ आ जाती है, तो बिहार तो ढलान पर है नहीं, कैसे बाढ़ आ जाती है और यहाँ पर बाढ़। देखो, दोनों के बाढ़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे है ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ढलान बहुत ज़्यादा तीव्र होना ये भी बाढ़ का कारण होता है। ढलान हो ही नहीं, सपाट हो, ये भी बाढ़ का कारण होता है, क्योंकि नदियाँ पानी लाएंगी तो ये बिछाते जाएंगी और स्लो, मतलब जो इसका स्पीड है ये बहुत ज़्यादा कम होगा तो पानी बहुत धीरे से निकलेगा। और ये जो ढलान है इसमें यदि पानी आया तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। इसमें कुछ नदियां हैं जैसे कि दामोदर, बराकर और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। आपको जो कोयल नदी है, ये सारी भी नदी हैं, स्वर्णरेखा, इन सभी के कारण यहाँ पर बाढ़ देखी जाती थी। इनफैक्ट जो दामोदर है इसको तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये हुआ बाढ़ नियंत्रण। इसके बाद है मछली पालन। जहाँ भी पानी का व्यवस्था होगा वहाँ मछली पालन किया जाएगा। छोटे छोटे व्यवसाय खुलेंगे, मतलब इस तरीके के व्यवसाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है पेयजल का संग्रहण, क्योंकि ज़मीन से लगातार पानी निकलते जा रहा है और ज़मीन में पानी फिर हम लोग एंटर नहीं करा रहे हैं, मतलब इसको फिर से हम लोग रीस्टोर नहीं कर रहे हैं, जिसमें ये जो हमारा परियोजनाएं हैं, जो डैम्स वगैरह बनती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सहायता हमको देती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला दामोदर घाटी, डीवीसी, है ना। डीवीसी में वैसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन दामोदर इसमें पहले नंबर पर है। तो ये जो परियोजना है ये झारखंड का ही नहीं, ये भारत का सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद इसको पहली बार इसको आवंटित किया गया, इसका नींव रखा गया। यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए के द्वारा जो एक टेनेंसी घाटी परियोजना है, यूएसए में इस तरीके की एक परियोजना है, उसी पर आधारित इस घाटी को बनाया गया है, मतलब ये परियोजना बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, पानी और गैस तीनों स्रोतों से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि दामोदर है, दामोदर बंगाल का शोक है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण, जल आपूर्ति, ये सारे को सुनिश्चित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा सिंचाई, विद्युत उत्पादन, तो ये सारे जो चीज़ है, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण कैसे है? देखो, दामोदर नदी पर एक डैम बनाया गया है, नाम है माइथॉन डैम। ये जो डैम है ये बांधा तो गया है धनबाद जिले में, लेकिन जब इसका पानी छोड़ा जाता है तो ये एंटर होता है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट बंगाल को खतरे की निशान से ऊपर रखता है, इसलिए ये बाढ़ नियंत्रण में भी काम आता है और जल आपूर्ति भी इससे की जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का आसनसोल एरिया, धनबाद एरिया, झारखंड का बोकारो एरिया, यहाँ से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत आपको कुल 8 बांध मिलेंगे।
एक बड़ा बैराज भी मिलेगा जो कि दुर्गापुर बैराज के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से बांध हैं इस पर और कौन कौन से नदी पर है, ये सारी नदियों को बनाकर बनता है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। पहला है पंचेत, दूसरा है अय्यर और तीसरा है बोरमो। ये जो तीन आपको डैम दिख रहा है ये आपको मिलेगा दामोदर पर। ठीक है, मैंने गलत बताया, दामोदर पर नहीं है। ये जो मैथन डैम जो है ये दामोदर पर नहीं है, ये बराकर नदी पर है। ठीक है, ये बराकर नदी पर है, मेरा मिस्टेक हो गया था थोड़ा। यहाँ पर देखें, तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी, ये जो है आपको मिलेगा बराकर नदी पर। तीसरा है बोकारो और कोनार, ये आपको मिलेगा बोकारो नदी पर। तो ये हैं तीन नदियाँ जिस पर कि बहुत इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं। ये इंडिया का बहुत प्रमुख परियोजना है डीवीसी, तो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। अगला है स्वर्ण रेखा परियोजना। यह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि इसमें तीन राज्य मिलकर इस परियोजना को बनाए। इस परियोजना को बनाने में मतलब इसकी जो नींव रखी गई थी ये 1977 में रखी गई थी और इसका लागत कितना था तो 129 करोड़ रुपए था। अब इस परियोजना का लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए हो गया है और नई भूमि अधिग्रहण जो है यही इस परियोजना का जो लागत है ये बढ़ा दिया। अब ये क्या है, देखो मान लो यहाँ से यहाँ पर हजारों ऐसे छोटे छोटे इस तरीके से गांव बसे हुए हैं, जिधर मन उधर गांव है, और एक नदी जो यहाँ से बहते हुए आ रही है और कहीं दूर जा रही है बहते हुए। अब आपको क्या करना, आपको यहाँ पर बांध बनाना है, काफ़ी लंबा चौड़ा बांध बनाओगे। यहाँ पर नदी बह रही है, कैसे, इस तरीके से बांध बनाने के बाद इस एरिया में पानी जमा शुरू होना होगा, मतलब यहाँ पर पानी जमा होने लगेगा। पानी ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने देखा कि जो गांव थे वो इतने भर में एरिया में थे, तो यहाँ पर जो पानी जमा होगा इसमें तो गांव डूब जाएगा। तो ये ज़मीन जो है ये सरकार को, गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इसको पानी में डुबोना पड़ेगा। तो यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेंशन की बात होती है और यही लागत जो है, जो प्रिंसिपल है ये उठा देता है, मतलब कि ये इसी को हाइक पर पहुँचा। तो अभी जो इसका लागत है ये करीब 15,000 करोड़ हो गया है। इस परियोजना का 75% जो काम है ये पूरा हो चुका है और इस परियोजना से करीब आप रखें तो 3.30 आप इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं लाख हेक्टेयर जो इसकी भूमि है इसे सिंचाई होगी और इसे सिंचित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है चांडिल डैम। इसके बाद खरकई बैराज का भी इस पर निर्माण कराया जा रहा है, मतलब एक बैराज है और एक डैम है। डैम का नाम है चांडिल डैम और बैराज का नाम है खरकई बैराज। इस परियोजना का जो लाभ होगा वो होगा पेयजल पूर्ति के लिए मागना, आदित्यपुर, चाईबासा और राजनगर, इन सभी को यहाँ पर जल पहुँचाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्राइसिस देखी जाती है। वहीं पर सिंचाई के लिए लगभग 2.36 लाख हेक्टेयर की भूमि को यहाँ पर मिलना है, मतलब इससे सुविधा वहाँ पर मिलेगी। चांडिल जो नहर है ये 8 मेगावाट की पनबिजली उत्पादन का भी एक योजना है। इससे राज्य में जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर और ओडिशा में बारीपदा, ये 3 जिले हैं जिससे बाढ़ नियंत्रण भी किया जा सकता है। यहाँ पर इस नदी के कारण बाढ़ भी आता था, पहले भी मैंने बताया कि स्वर्ण रेखा भी जो है ये बाढ़ का कारण होता है। तो तीन स्टेट को मिलाकर ये इसको बनाया गया है। तो एक तो है झारखंड, दूसरा है वेस्ट बंगाल और तीसरा है ओडिशा। तो सभी जो राज्य हैं एक दूसरे से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो परियोजना है ये कहाँ बनने वाला है, तो ये बनने वाला स्वर्ण रेखा नदी पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा डैम कहाँ पर बनेगा या फिर कौन कौन सी परियोजनाएं जो हैं, प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ कहाँ है, सभी को यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ अन्य छोटे छोटे परियोजनाओं को देख लेते हैं। पहला है कोनार सिंचाई परियोजना। इसकी आधारशिला रखी गई थी 1978 में
और ये 2019 में बनकर तैयार हो चुका है। इस परियोजना से 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, जिसमें से 62,895 हेक्टेयर जो खेत हैं इसको पानी मिल पाएगा। कोनार जो सिंचाई परियोजना है, इससे हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 22 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 3 गांव को मतलब किसानों को ये सीधा लाभ पहुंचाने वाला है। इस परियोजना को पूर्ण होने में कितना समय लगा, तो ये लगा 41 ईयर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है अजय बैराज। अजय बैराज आपको मिलेगा देवघर और दुमका जिले में। ठीक है, बेसिकली ये देवघर में ही है, दुमका जिले में ये नहीं है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो ये अजय बैराज जो है ये है देवघर जिले में एक परियोजना है, और इस परियोजना के अंतर्गत अजय नदी को देवघर जिला के सारठ प्रखंड में एक गांव का नाम है सिकटिया, तो यहीं पर इस ग्राम के पास ही एक छोटा सा बैराज बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है इसी गांव के नाम पर, सिकटिया बैराज। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा नहर, जिसकी लंबाई अप्रोक्स आप कहें तो 111 है, 111 किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत इसको निर्माण किया गया है। इससे जामताड़ा नाला कुंडहित प्रखंड को सिंचाई का यहाँ पर सुविधा मिलता है। ये जो देवघर में अजय बैराज जो देख रहे हो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देवघर में किन 3 नदियों को मिलाकर इस बैराज का निर्माण कराया गया। तो एक तो हो गया अजय, दूसरा है पथरो और तीसरा है जयंतिया। ठीक है, जयंतिया नदी, मैंने गलत लिखा, जयंतिया। तो 3 ये जो नदियां हैं ये आकर, ये जो दोनों नदी है ये आकर अजय नदी में मिल जाती है, और अजय फिर आगे बढ़ता है यहाँ से सिकटिया नामक ग्राम से, और सिकटिये पर ही जहाँ पर, अभी देखो ये कैसे है थोड़ा सा मैं दिखा ही देता हूँ। चलो, अजय नदी इस तरह से बहते हुए आई, पत्रो इधर से आती है और यहाँ पर आके इसमें मिल जाती है। इसके बाद जयंती नदी इस प्रकार से आती है और कुछ इस प्रकार से आके मिलती है, लेकिन इसका पानी का जो रेंज है कुछ इस प्रकार से है, और यहीं पर ये पानी पूरा का पूरा जमा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीनों नदियाँ आकर आपस में मिली, और आगे जाकर इस बैराज से जब पानी छोड़ा जाएगा तो ये एक नदी बनकर निकलेगा, उसका नाम होगा अजय। अजय देवगन है ना, एक एक्टर का नाम है, तो देवगन नहीं, ये रिवर है, अजय नदी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है ये है गुमानी बैराज। इस परियोजना के अंतर्गत साहिबगंज जिला में बरहेट प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम है पेटर खासा। तो यहीं पर नदी बहती है, गुमानी नदी, इसी पर बांध बनाया जा रहा है। साहिबगंज पाकुड़ जिले में बरहेट, पतना और बरहरवा, लिट्टीपाड़ा जो कि दुमका में है। ठीक है, और एक और जगह है जिसका नाम है हिरणपुर प्रखंड। इन सभी जगहों को यहाँ पर सिंचाई का लाभ मिलने वाला है। इसके बाद है पुनासी जल परियोजना। पुनासी जल परियोजना जो है ये आपको मिलेगा देवघर में। देवघर में एक गांव है जिसका नाम है पुनासी। पुनासी में ही इस जलाशय को बनाया जा रहा है, और इसमें भी नहर निकाला गया है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो पुनासी जो जलाशय परियोजना है और इससे जो नहर निकाली जा रही है, इस नहर के बगल में ही हमारा घर है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तो देवघर जो ज़िला है, यहाँ पर पुनासी नामक ग्राम में एक जलाशय बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। अगेन ये किस नदी पर है, तो ये है अजय नदी पर। अजय नदी को बांध कर यहाँ पर बनाया गया है। देवघर में इस मतलब इस जलाशय से या फिर इस परियोजना से लाभ किसको किसको मिलेगा, तो चानन कटोरिया ये जगह का नाम है। इसके बाद है सरैयाहाट, मोहनपुर, सारामा प्रखंड। देवघर का ही अलग अलग जगह का नाम है, जिसमें से मोहनपुर भी एक प्रखंड है और सारामा भी एक प्रखंड है। इसके पहले जो आपने देखा सारठ, यहाँ पर है ना सारठ, ये भी एक प्रखंड है। क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं देवघर में कितने प्रखंड हैं, देवघर में कितने ब्लॉक्स हैं, प्रखंड कितने हैं और अनुमंडल कितने हैं?
इसके बाद दूसरा आता है अमानत बैराज। अमानत बैराज जो है ये आपको मिलेगा पलामू ज़िले में। पलामू ज़िले के एक प्रखंड का नाम है पंकी, यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है अमानत नदी। इसी पर एक योजना आई थी और इसी योजना के तहत इसका निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद पलामू जिला के पंकी और मनातू तथा पटना प्रखंड जो है, यहाँ पर इस योजना से इसको सिंचाई का लाभ मिलने वाला है। इस योजना के पूरा होने पर यहाँ पर करीब 25,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी और इसको ये सहूलियत इसको प्रदान करेगा। इसके बाद आता है अपर शंख जलाशय परियोजना। ये भी आपको गुमला में मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली जगह जानना है कि कौन सा किधर है। इसके बाद आता है सोनवा जलाशय परियोजना। ये आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में सोनवा प्रखंड में ये स्थित है और इससे करीब 8,000 हेक्टेयर को यहाँ पर सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी। इसके बाद आता है पंचखोर जलाशय। ये आपको मिलेगा गिरिडीह में। गिरिडीह जिला का एक जगह है जिसका नाम है राजधनवार। राजधनवार एक ब्लॉक है। राजधनवार और कोडरमा, इन जिलों में यहाँ पर इससे मतलब कि पंचखोर योजना से इनको लाभ मिलने वाला है। इसके बाद इस परियोजना से करीब 2548 मतलब 2,548 हेक्टेयर ज़मीन को यहाँ पर खरीब और करीब 550 हेक्टेयर ज़मीन में यहाँ पर रबी फसल को सिंचित किया जा सकता है। इसके बाद आता है भैरवी जलाशय। भैरवी जलाशय रामगढ़ ज़िले में है। रामगढ़ ज़िले में एक प्रखंड है जिसका नाम है गोला प्रखंड। गोला प्रखंड के ही अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है सोनाई गांव। तो यहीं पर इस भैरवी नदी पर यह परियोजना आया है, इसलिए इसका नाम भैरवी जलाशय है। इससे करीब 3,500 हेक्टेयर भूमि में खरीफ और 2,114 हेक्टेयर भूमि में रबी फसल का यहाँ पर सिंचाई के लिए सुविधा मिलेगी। इसके बाद है कोयल नदी। ये आपको पलामू प्रखंड के गढ़वा जिला और कुट्टक्कू गांव, एक तो गांव का भी नाम अजीब है, कुट्टक्कू गांव, यहाँ के पास से ही उत्तरी कोयल नदी बहती है और इसी पर ये परियोजना बनाया जा रहा है। कोयल नदी एक कंपोजिट डैम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है कोयल नदी पर, ठीक है। कंपोजिट डैम कोयल नदी पर बनाया जा रहा है और एक बैराज का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद है बराजू। बराजू से 109 किलोमीटर, 110 इसको मान लो, 110 किलोमीटर लंबे दाएं प्रमुख नहर को यहाँ पर पलामू जिला की ओर इसको भेजा जाएगा और इससे संचित किया जाएगा। इसी के अपोजिट बाईं और 11 किलोमीटर अप्रॉक्स ये 12 किलोमीटर लंबा एक नहर निकाला जा रहा है जो कि गढ़वा जिला की ओर भेजा जाएगा और इससे गढ़वा जिला को सिंचित किया जाएगा। देखो कितने बड़े बड़े नहर हैं ना। 100 किलोमीटर का नहर, एक तरफ जगह मिल गया 100 किलोमीटर, एक जगह नहीं मिला तो 12 किलोमीटर। तो ये हालत है यहाँ पर नहरों की। सबसे खास बात इस नहर का ये है, एमसीक्यू में आपसे खेला जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि उत्तरी कोयल जलाशय जो है जब ये बनेगा या फिर जब ये बनकर पूरा हो जाएगा तो जो इसका जो जलाशय होगा उसमें जो एरिया सबमर्ज होने वाला है, जो डूबने वाला है, उसमें एक नेशनल पार्क भी है जो डूबेगा। उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। तो मुझे ये बताएं कि बेतला नेशनल पार्क जो है ये किस जिले में आता है। यहाँ पर 24 मेगावाट विद्युत को भी बनाए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। इसके बाद है राम रेखा जलाशय योजना। राम रेखा जलाशय योजना सिमडेगा जिले में बनाया जाएगा और राम रेखा जो है ये एक घूमने का भी जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है। कहा जाता है कि राम जब वनवास में थे तो यहाँ पर इस केव है, यहाँ पर तो गुफा है, उस गुफा में रहे थे और अपने तीर से यहाँ पर कुछ कुछ आकृतियाँ उन्होंने बनाई है, रेखा खींची गई है। तो ये सारी चीज़ वहाँ पर देखा जा रहा है। तो सिमडेगा जिले में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे करीब 45 हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर सिंचाई किया जाएगा और ये उनसे लाभान्वित होंगे।
उसके बाद आता है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। ये झारखंड और बिहार राज्य का संयुक्त परियोजना है, क्योंकि गंगा पर है। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा निकलती है वो है साहेबगंज। तो साहेबगंज यहाँ पर एंटर करती है भागलपुर से, साहेबगंज से ये निकल जाती है वेस्ट बंगाल में। तो झारखंड और बिहार दोनों मिलकर इस परियोजना को बना रहे हैं। इसमें काम क्या होगा, यहाँ पर आप देखें पंप नहर योजना है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। लो ये जो है ये है गंगा रिवर, ये बह रही है गंगा रिवर, ठीक है। यहाँ से एक नहर निकाला गया, एक नहर इस तरीके से निकाला गया जिसमें पानी को भेजना है, लेकिन यहाँ पर बांध नहीं है, पानी को इधर लाएगा कैसे। इसका एक उपाय लगाया गया। क्या उपाय लगाया गया मैं बताता हूँ। इसका ये उपाय लगाया गया कि क्यों ना यहाँ पर पंप लगाया जाए, बड़े बड़े हॉलेज सिस्टम लगाया जाए और हैवी पंप से इस नहर में पानी को डंप कराया जाए। मतलब पंप से इस गंगा का पानी उठाओ, इस नहर में डालो, फिर यहाँ से ये पानी चलते चलते ये आगे चला जाए। गांव में इसको बोला जाता है डोंग, ठीक है। तो नहर है, डोंग नहीं है। डोंग खेतों में बनाया जाता है, नहर में नहर अलग बात हो गया, ये बड़े होते हैं। तो बटेश्वर स्थान गंगा पंप परियोजना आप देख लिए। इसके बाद आता है आपका मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पर है तो दुमका जिले में है। दुमका जिले में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मसंजोर बांध। इससे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है और इससे जो सिंचाई की जाती है ये करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि की इससे सिंचाई की जाती है। इस बांध के नीचे 23 किलोमीटर जब आप दूर चले जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है तिलपारा। तिलपारा में 310 मीटर लंबा एक अवरोधक बनाया गया है और यदि अवरोधक है तो इसके आगे पीछे नहर भी होगा, तो ऐसा ही है। इसके दोनों किनारे से यहाँ से नदी बन रही है, यहाँ पर अवरोधक बना दिए हैं तो यहाँ पर जल इकट्ठा होगा और इधर से नहर निकाल दिया जाए तो पानी को यहाँ से आसानी से भेजा जा सकता है, इसलिए अवरोधक बनाया गया है। यहाँ पर दोनों साइड नहर निकाला गया है, एक झारखंड की तरफ और एक बंगाल की तरफ। बंगाल की तरफ जो ये जाता है यहाँ पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई प्रदान करता है, पानी प्रदान करता है। इससे 4000 किलोवाट का विद्युत भी बनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखो ये जो यहाँ पर बिजली बनती है इसको संथाल परगना में तो वितरण करते ही हैं, लेकिन बंगाल भी भेजा जाता है। ये है मैप, यहाँ पर छोटे छोटे परियोजनाओं को आप आराम से देख पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं देवघर, ठीक है, ये देखें पुनासी जलाशय योजना, ये है बुढ़ई जलाशय योजना। ये मुझे पता नहीं ये कहाँ पर है, क्योंकि इस पर मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मुझे ज़्यादा इस पर डाटा मिला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं रखा। यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए बूढ़े जलाशय योजना कहाँ है तो ये भी है देवघर में। इसके बाद यहाँ पर है साहिबगंज जिसको मैंने बताया जो पंप योजना। इसके बाद है ये गोड्डा, पंप योजना तो यहाँ है, साहिबगंज में पंप योजना है, गोड्डा में तो नहीं है, उल्टा पुल्टा यहाँ। ये है अजय बैराज ऊपर में नहीं है, ये नीचे में है, इधर की ओर है। इसके बाद यहाँ आता है हजारीबाग। ये है आपका गुमला में अपर शंख जलाशय योजना है। अपर शंख जलाशय योजना स्वर्ण रेखा पर है। उसके बाद बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसे रिजर्वायर मिलेंगे, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट मिलेंगे। आप PDF को डाउनलोड करके आप इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। PDF डाउनलोड कहाँ से होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की ओर। पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।